कमेंट्स नहीं दिख रहे अभी। हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे नीव के बच्चों का हमारी दूसरी इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो प्लीज एक बार हेड्सअप दे दीजिए ताकि हम लोग इस क्लास को शुरू कर सकें। आप लोगों के कॉमेंट्स में देख रहा हूं, बट आई कैन नॉट रियली सी कि कुछ कॉमेंट्स पे अपडेट कुछ नहीं आ रहा है अभी। तो एक बार मुझे फटाफट से कॉमेंट करके बताइए अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपनी पहली क्लास की, जहां पर हम लोगों ने हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर जो चैप्टर है उसका पहला पार्ट पढ़ा। आज हम इस चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक बहुत ही प्यारी कहानी है और इस कहानी को शुरू करूंगा बिफोर आई तब जब तक आप एक बारी हेड्सअप दे दे, फिर हम शुरू करते हैं इस कहानी को एक बारी। ठीक है, आई कैन सी ऑल आर हियर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ऐसे थम्स अप दे दिया है। वेरी वार्म गुड इवनिंग जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, थैंक यू फॉर आस्किंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंकुश, आन्या, प्रगति, आयुष, मौलिक, राजू, नवजीत, चिरानू, शिव्या, रिद्धिमा, बहुत तेज जा रही है चार्ट ऊपर, आई कैन नॉट रियली फॉलो, बट थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज एंड ओवरवेलमिंग कमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को। आशा करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक है आप लोग। और अपनी बात शुरू करता हूं एक बहुत ही प्यारी कोटेशन से, जो कि फिल कॉलिंस साहब ने बोली। उन्होंने बोला है, व्हाइल लर्निंग यू टीच, व्हाइल टीचिंग यू लर्न। बहुत ही प्यारी बात है, अगर आप सही बात में समझे तो। इसका मतलब है कि जब आप कोई चीज सीख रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आप उसको अच्छे से अगर सीखते हैं, अगर आप किसी चीज को बहुत ही अच्छे से सीख लें, तो आप उसको पढ़ा सकते हो, टीच कर सकते हो। इन अ वे एक सुप्रीम लेवल की लर्निंग जो है ना, वो है टीचिंग। और इसी के विपरीत एक और चीज क्या है, वाइल टीचिंग, जब आप टीच कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ा रहे होते हैं किसी को, तो यू लर्न, आप सीखते हैं बहुत कुछ। और मैं ऑन अ डेली बेसिस बहुत कुछ सीखता हूं अपनी इन क्लासेस से, राइट। तो इसी थीम के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है। एक और बात इसमें जो स्टोरी में निकल के आती है बड़े स्ट्रांगली, वो है, देयर इज नेवर an age too old to learn and a teacher can be of any age। कोई भी ऐसी एज नहीं होती जो कि इतनी ज्यादा हो कि आप सीख ना सको उसमें, है ना। you're never too old to learn, ये बोला जाता है। और कोई भी टीचर हो सकता है, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा इंसान भी हो सकता है। एनीवन कैन बी अ टीचर। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और आपके अंदर सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर बच्चा पार्टी अपनी इस क्लास को। एज यूजुअल शेल वी बिगिन विद अ गेम। जैसे कि हम लोग एक गेम के साथ स्टार्ट करते हैं, क्या हम एक गेम के साथ शुरू करें? रेडी हैं आप लोग? यस यस यस, शुरू है, शुरू करते हैं, शुरू हो गए? रेडी 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 रेडी, यस यस यस, आप सब लोग ने बता दिया है कि आप रेडी हैं। ठीक है, वंडरफुल। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों के सामने एक छोटा सा गेम है। इंस्ट्रक्शन का, आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट दैट द गिवन फूड आइटम्स रिजेंबल्स। आपके सामने कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपने यहां पर लेफ्ट हैंड पे देख रहे होंगे आप, है ना। जैसे ये आप देख रहे हो, एक अखरोट है ना, ये अंगूर है, ये स्ट्रॉबेरी है, ऐसे बहुत सारे सारे फ्रूट्स आप ये देख रहे होंगे। ये किसी ना किसी बॉडी पार्ट से रिजेंबल करते हैं। आपको उस बॉडी पार्ट का नाम बताना है। आपकी हेल्प के लिए क्लू भी दिया गया है। क्या? जैसे ये फर्स्ट है, ये वन जहां पे लिखा हुआ है, बेसिकली ये फूड आइटम किस बॉडी पार्ट से रिजेंबल करता है, वो यहां पर लिखा है और उसका पहला लेटर है बी। तो आपको डिसाइड करना है कि वो क्या है। अब बताइए फटाफट से, है ना, फटाफट से बताइए। अब इजी है मुझे लग रहा है बहुत। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोगों ने पहला जवाब तो दे दिया है मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मुझे मिल रहा है आप लोगों से। ये रिजेंबल करता है किससे? ब्रेन से। ब्रेन से रिजेंबल करता है ये, है ना। यस, बहुत बढ़िया। दूसरा बताओ। दूसरा भी बताइए। तो करेक्ट आंसर यहां पर तो मैं फिल कर दूं ऐसे, ब्रेन, सही जवाब। दूसरा बताओ, ये किससे रिजेंबल करता है ना। देखो देखो ध्यान से, ये शेप एक्चुअली में आपको लग रहा होगा कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हो किससे रिजेंबल करता है। बड़े क्लियरली ये किससे रिजेंबल करता है बच्चा पार्टी? हाँ देखो इससे। अब देखो यहां पर क्या है, लंग्स, है ना, फेफड़े आपके। बहुत बढ़िया। थर्ड,
ये किससे रिजेंबल करता है भाई? हाँ थर्ड देखो यहां पर है कहीं, अच्छा एच, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्या बच्चा पार्टीज का? थर्ड बताओ, थर्ड नहीं मिला मुझे अभी आप लोगों को जवाब। ठीक है, कुछ बच्चों ने दे दिया है जवाब, वंडरफुल, शाबाश। क्या जवाब है? हाँ यस, करेक्ट, वही जहां पर आप रहते हो हार्ट है ना, HEART, हार्ट, ठीक है, सही जवाब है ना, बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ फटाफट से, ये किससे रिजेंबल करता है भाई? है ना, फोर्थ, इजी है बहुत, बताओ। हाँ शाबाश, वंडरफुल, बहुत अच्छे, EYEI, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, अगला बताओ, ये वाला किससे रिजेंबल करता है भाई? ये वाला, कमान, इजी है मुझे लगता है बहुत ही, ये वाला फिफ्थ वाला बेसिकली, यानी कि ये फिफ्थ वाला किससे रिजेंबल करता है? हाँ बहुत बढ़िया, फाइव वाला कुछ ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, सारे बच्चों का जवाब नहीं मिला है मुझे फिफ्थ में भी। सब बच्चे कोशिश करो एक बारी। हाँ, शाबाश, ठीक है, मिल गया। यानी कि फिफ्थ रिजेंबल करता है किडनी से, है ना, देखो किडनी जैसे लग रहे हैं ना, बीन शेप्ड होती है किडनी, तो ये दोनों ही बीन से, राजमा के दाने जैसे लग रहे हैं दोनों, है ना, तो किडनी, फाइन। और लास्ट ये वाला किससे रिजेंबल करता है भाई? सिक्स्थ, ये किससे रिजेंबल करता है? जल्दी बताओ, ये वाला भी, लास्ट वाला भी, हाँ बहुत अच्छे, यस, EAR, ईयर, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो आप लोगों ने मुझे लगता है सारे के सारे सही आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, मेजॉरिटी ऑफ, या फिर ज्यादातर कर लिए होंगे। क्या स्कोर रहा आप लोगों का, एक बार ये बता दो, है ना, देखो जैसे ये अब आपकी इमेजेस हैं, ये वाला सबसे पहले आपने देखा होगा वॉलनट, ये रिजेंबल करता है ब्रेन से। देन दूसरा है ग्रेप्स, ये रिजेंबल करते हैं आपके लंग्स से। एयर लाइक सैक्स होते हैं आपके लंग्स में, उनसे रिजेंबल करते हैं। स्ट्रॉबेरी रिजेंबल करती है हार्ट से। देन कीवी रिजेंबल करती है आई से। किडनी बीन्स रिजेंबल करते हैं किडनी से। और मशरूम रिजेंबल करता है आपके ईयर ड्रम से, कान से, ठीक है। यस, इजी पीजी, आई एम अज्यूमिंग। कितने लोगों ने आउट ऑफ स्कोर किया? 6 में से 6 कितने लोगों ने स्कोर किया इसमें बताओ, या क्या स्कोर रहा आपका? 5 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 6, क्या बात है, बहुत बढ़िया। व्हाट एल्स? और और बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो मतलब आप लोगों ने फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया स्कोर किया, राइट? यस, ठीक है, शाबाश। आई एम सीइंग मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट इट फैंटास्टिकली राइट। आप ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया। आई होप आपको मजा आया, मजा आया ना, खूब मजा आया होगा। रेडी हो और कुछ क्वेश्चंस के लिए? चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमारे वोकैबुलरी को बूस्ट करने के लिए कुछ नए वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को सीखते हैं। देखिए, दे गेव हिम द कोल्ड शोल्डर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। अब यहां पर आप लोग एक एक्सप्रेशन देख रहे हो, कोल्ड शोल्डर। दे गेव हिम द कोल्ड शोल्डर आफ्टर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने उसको कोल्ड शोल्डर दिया। ये जो कोल्ड शोल्डर है, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका क्या मतलब होता है? टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, यह आप लोगों को गेस करना है। एक बारी कोशिश करिए, नहीं भी आता हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, एक बारी कोशिश करिए बस, है ना। सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है? दे गेव हिम द कोल्ड शोल्डर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद उन लोगों ने उसको कोल्ड शोल्डर दिया, ठंडा शोल्डर कर लिया। क्या फ्रिज में चले गए थे क्या? नहीं ना, कुछ और मतलब होगा। मतलब ऑप्शन ए अपोलोजाइज टू समवन, ऑप्शन बी हेल्प समवन, ऑप्शन डी ऑफर सपोर्ट, ऑप्शन डी टू इंटेंशनली इग्नोर और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे। बताइए, बताइए भाई, बताइए, कमान 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 कमान। इजी है ना, बहुत ही आसान है वैसे तो, बट फिर भी हो सकता है आप में से कुछ बच्चे गलती करें, क्योंकि शायद पहली बार इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो। नॉनदलेस करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू इंटेंशनली इग्नोर और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे। मान लीजिए किसी से आपकी बहस हो गई, फिर आप उसके साथ थोड़ा रूड बिहेव करें, अनफ्रेंडली तरीके से बिहेव करें, उनको इग्नोर करें, ये होता है टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर भाई। ओनली 40% ऑफ यू गॉट राइट, बट आई एम अज्यूमिंग कि जिन्होंने सही जवाब दिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने गलत जवाब दिया इट्स ओके, याद रखिएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट द पेन शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द मैराथन। अब यहां पर एक एक्सप्रेशन है टू बाइट द बुलेट, ये बुलेट बाइट करने का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को बताना है। टू बाइट द बुलेट क्या होता है? असली में जो गोली होती है उसको चबा लेना होता है क्या? बुलेट को चबा लेना होता है क्या? सोच के जवाब दीजिएगा भाई, इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है।
सेंटेंस पढ़ के भी आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। डिस्पाइट द पेन, यानी कि पेन के बावजूद, दर्द तकलीफ के बावजूद, शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट, उसने डिसाइड किया टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द मैराथन, और मैराथन को खत्म किया, करने का डिसाइड किया उसने। क्या मतलब है इसका, बाइट द बुलेट का, बताइए। जल्दी बताइए भाई। इजी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, टू बाइट अ बुलेट या टू बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, जब आप एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को बड़ी बहादुरी के साथ फेस करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। आई होप आप में से ज्यादातर बच्चों का ये वाला भी सही होगा। वैसे आई कैन सी की 60%, 60 अबाउट 62% ऑफ यू गॉट राइट। नॉनदलेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब भी क्या स्टैंडिंग से एक बारी वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले लीडिंग द चार्ट इज विनायक आर्यन साहू, देन यू हैव युवराज कुमार एंड देन अनुश्री। वेल डन टॉप 3 को। वैभव कुमार गुप्ता, दीपांशु तोमर, खुशी कुमारी, उमंग राज पांडे, कौशिक पांडे, गौरव कलिता एंड मोहम्मद फरहान। वेल डन टॉप 10 को शाबाशी भाई। जो बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं उनको भी शाबाशी। सो के परेशान नहीं होइएगा अगर आप लोगों ने ये एमसीक्यू गलत कर दिए या आप लीडर बोर्ड में किसी कारण से नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए, है ना। अगर इनमें अच्छा स्कोर करा बहुत अच्छा, अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, यू हैव अ लर्निंग, आपने सीख लिया होगा कुछ, है ना। दोबारा गलती नहीं करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, कहीं भी आप देखें एक्सप्रेशन को, सुने किसी से, तो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है इनका। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बच्चा पार्टी अपना चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। आप लोग ग्रेड 9 के जितने भी बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि आपका पूरा सिलेबस ओवरऑल हुआ है इस बार। इंग्लिश की बुक ऑल टुगेदर चेंज हो गई है, और वो जो बुक आपकी अब बदली है उसमें कावेरी नाम से आपकी जो नई किताब आई है, उसमें जो पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। प्लीज इसका हम थोड़ा सा पोर्शन पढ़ भी चुके हैं। पार्ट 1 उसके अंदर पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 उसका बचा हुआ है अभी। पार्ट 2 में भी कुछ पोर्शन पढ़ा था, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूं उस चैप्टर को। तो होता क्या है इस चैप्टर में, एक सुधा मूर्ति जिन्होंने चैप्टर लिखा है बेसिकली, वो इस चैप्टर को नरेट कर रही हैं, कहानी सुना रही हैं वो। और वो कहानी सुना रही है अपनी दादी माँ की। वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी, मात्र 12 साल की थी, तो उनकी दादी माँ और उनका बहुत लगाव था आपस में। और ये जो लगाव था, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा वो शेयर करती हैं कि जब वो छोटी थी, 12 साल की ही ऑफ कोर्स, उस दौरान वो अपनी दादी माँ को काशी यात्रे नाम से एक नॉवल हुआ करता था उस वक्त, जो कि एक वीकली मैगजीन में हर हफ्ते एपिसोड्स की फॉर्म में, सीरियल की फॉर्म में आया करता था। अब ये जो एपिसोड की फॉर्म में, सीरियल की फॉर्म में नॉवल इसमें आया करता था, इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ उनकी दादी माँ सुनती थी। और दादी माँ जो थी उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो लिटरेट नहीं थी, तो इसलिए जो पोती थी दादी माँ की, सुधा मूर्ति, वो उनको सुनाया करती थी हर हफ्ते जो नया एपिसोड आता था। अब एक बारी क्या हुआ भाई, कि जो दादी माँ थी वो गांव में रही, और उनकी पोती सुधा मूर्ति जो है वो दूसरे बराबर नेबरिंग विलेज में चली गई फॉर अ वेडिंग, एक शादी के लिए नेबरिंग विलेज में चली गई कुछ दिनों के लिए। और उसी दौरान एक नया सीरियल या एक नया एपिसोड रिलीज हुआ काशी यात्रे का इस मैगजीन के अंदर। अब दादी माँ उसको पढ़ ना पाए क्योंकि वो अनपढ़ थी, इलिटरेट थी, है ना। वो जो वहां पे किताब थी जो मिली उनको मैगजीन, उसमें कुछ पिक्चर्स थी, उनको देख के उनको कुछ समझ ना आए, उन्होंने इसलिए कि उनको कुछ समझ में आ जाए उस मैगजीन के ऊपर अपना हाथ भी फेरा, ऐसे ऐसे टच करके देखा कि भाई मेरे टच करने से क्या पता समझ में आ जाए मुझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उनको बहुत ही डिपेंडेंट और बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस हुआ कि यार मैं इतनी कोशिश करी मैंने, लेकिन मैं सब कुछ है मेरे पास, वेल ऑफ फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पढ़ नहीं सकती हूं, मैं डिपेंडेंट हूं किसी के ऊपर एक छोटे से एपिसोड को, एक छोटी सी किताब को पढ़ने के लिए भी। ठीक है, ये बात वो शेयर करती हैं अपनी पोती से जब वो वापस आती है। और यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो चैप्टर बड़े स्ट्रांगली आप लोगों को 2-3 चीजों के बारे में बताता है, जो कि मैं चैप्टर के एंड में आपसे एक बार डिस्कस करूंगा। बट आई होप आपको एक चीज समझ में आती है, वो ये कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर में, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी जो होते हैं, उनके साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग हमारा होता है। और उस टाइम को उनको चेरिश करना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उनको थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट देना चाहिए। अगर वो आपको कभी डांट दे, थोड़ा सख्त आपके साथ बिहेव करें तो, क्योंकि जो उनके साथ टाइम है ना आपके पास, ये बहुत लिमिटेड है। एंड आई एश्योर यू ये टाइम आप याद करोगे जब ये चला जाएगा। तो गिव देम सम टाइम, गिव देम सम यू नो लव एंड केयर,
वो बहुत जरूरत होती है उस वक्त उनको, क्योंकि बचपन में उन्होंने आपको खूब दिया होगा, इनफैक्ट आज भी आपको खूब दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, हम आगे पढ़ते हैं बिना देरी के। जो पार्ट 2 है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आया हूं पोल क्वेश्चंस की फॉर्म में, वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। शुरू कर दूं मैं, शुरू कर दूं? बताओ जल्दी से, अगर शुरू करना है तो ऐसे फायर इमोजीज बना दो, चाहे हार्ट्स बना दो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, फिर मैं शुरू करता हूं। चलिए, पोल क्वेश्चन आ तो गया बच्चे, है ना? अभी से डाउट कैसे? डाउट्स में लूंगा, चलो एंड ऑफ द क्लास ले लूंगा। पहले मुझे बताओ, क्लियर है? यहां तक क्लियर है जो हमने पढ़ा भी? हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं। यस, चलो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। अब मैं क्या करता हूं, मैं जो आपका चैट बॉक्स है ना उसको, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो बीच बीच में, मैं चैट थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं पोर्शन, वो एक्सप्लेनेशन के बाद आपका चैट बॉक्स में चैट कमेंट जो है वो फिर से चालू कर दूंगा। अभी बंद कर देता हूं कुछ देर के लिए। ठीक है, वर्क्स विद यू आई होप? फाइन, यस 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 यस, ठीक है। आई रीड बुक्स, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी हैबिट बताई जाती है बुक्स रीड करना, और आप जितनी अच्छी हैबिट पुट अप करते हैं अपनी लाइफ में, जितनी अच्छी हैबिट्स आप बनाते हैं, वो आपकी लाइफ को गवर्न करती हैं इन अ वे। ठीक है, तो ये हैबिट अगर किसी की है बहुत अच्छे, और बढ़ाओ इसको, और जिसकी नहीं है वो कोशिश करो कि रीडिंग की हैबिट में आ जाए। देखो चलो लेट्स बिगिन। पार्ट 2, मैंने वैसे ये वाला पोर्शन 2-3 स्लाइड पढ़ा दी थी, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। ठीक है, ओके। I could not understand why my 60-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. अब आपको यहां तक मैं बता चुका था अभी कि ये अब जब पोती वापस आती है शादी से दूसरे गांव से, तो दादी मां बड़ी परेशान होकर उसको अपने मन की बात बता रही हैं। ठीक है, पोती समझ चुकी है, सुधा मूर्ति समझ चुकी है कि इसकी दादी कृष्णक्का किसी कारण से परेशान है। ठीक है, अब शुरू होती है वो आपको रिवील होना किस कारण से परेशान है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, सुधा मूर्ति बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, वाई माई 60-year-old ग्रैंडमदर, की मेरी 62-year-old ग्रैंडमदर जो है वो वॉज टेलिंग मी, मुझे जो कि एक 12 साल की लड़की है, वो वॉज टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। वो क्यों मध्य रात्रि, रात के बीच में, मिडल ऑफ द नाइट मुझे अपनी लाइफ की कहानी सुना रही थी, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये बोलती है वो। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी। अब सुधा मूर्ति बोलती है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आई लव्ड हर इमेंसली, कि मैं अपनी दादी मां से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। I loved her very much, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूं। And there had to be some reason why she was talking to me, और कोई ना कोई रीजन होगा why she was talking to me, कि वो मुझसे बात कर रही थी। ठीक है, I looked at her face, it was unhappy and her eyes were filled with tears. मैंने उनकी चेहरे की तरफ देखा, उनके चेहरे को देख के मुझे समझ में आया कि वो अनहैप्पी है, यानी कि नाखुश है। And her eyes were filled with tears, और उनकी आंखें भरी हुई थी टीयर्स से, आंसुओं से, यानी कि ये परेशान तो थी, रो रही थी अम्मा। She was a good looking lady who was usually always smiling. एक और बात आपको बताती हैं अभी ये सुधा मूर्ति, क्या? कि मेरी दादी मां जो थी was a good looking lady, वो एक गुड लुकिंग लेडी थी। गुड लुकिंग मतलब अच्छा दिखने वाली, प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, है ना, देखने में जो अच्छी लगे। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि मेरी दादी मां जो थी उनकी अच्छी पर्सनालिटी, वो देखने में अच्छी लगती थी। Who was usually always smiling, जो कि यूजुअली मतलब आमूमन, जनरली, जो कि जनरली हमेशा स्माइल कर रही होती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मेरी दादी मां स्माइल ना करी होती, मतलब इन जनरल इनकी दादी मां एक खुशहाल टाइप लेडी थी, मतलब हंसती रहती थी हमेशा, है ना। कई थोड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो थोड़े खुन्नाटिया से होते हैं ना, कभी गुस्सा सा रहते हैं, ये कम हंसते हैं। अनलाइक दोज खुन्नाटिया बुजुर्ग लोग, ये जो दादी मां है सुधा मूर्ति की, ये बहुत ही खुशहाल टाइप है, मतलब खुश रहती है, मस्त रहती है। Okay. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. बोलती है, लेकिन आज दादी मां किसी कारण से परेशान थी, और ये सुधा मूर्ति बोलती है आज भी, कई मतलब स्टोरी को लिखने के कई साल बाद वो याद कर रही है इस पूरे किस्से को। तो बोलते हैं इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। उनके चेहरे पे जो वरीड एक्सप्रेशन था ना, वरीड मतलब एंग्शियस, परेशान, उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था परेशानी का ऑन अ फेस, आज भी मैं वो भूल नहीं सकती। फॉरगेट मतलब भूल जाना, ठीक है, कहती है कि मैं आज भी उसे भूल नहीं सकती। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। लीन मतलब होता है झुकना। सुधा मूर्ति बोलती है कि अब जब मैंने ऐसे पाया ना कि अम्मा परेशान है, तो मैंने क्या किया, मैं उनकी तरफ झुकी। आई लीन्ड फॉरवर्ड, मैं से आगे झुकी उनकी तरफ, एंड हेल्ड हर हैंड। हेल्ड पास्ट फॉर्म होती है होल्ड की,
जिसका मतलब होता है पकड़ना। मैं आगे झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा। एक एक्सप्रेशन है ये भी प्यार का, है ना। किसी की केयर करते हैं आप अगर बहुत, और उनको देखते हैं कि वो परेशान है, तो आप ऐसे हाथ पकड़ के उनका पूछते हैं कि क्या हुआ बताओ। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। देखो, अव्वा डोंट क्राई। अव्वा ये अपनी अम्मा को बोलती है, इसका मतलब होता है मदर। अव्वा डोंट क्राई। क्राई मतलब रोना, रो मत। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकती हूं। यस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल। अब अम्मा जो है ना वो असली बात बताती हैं, किस वजह से परेशान है वो। देखो, यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आई यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें मालूम है जब तुम वहां गई थी दूसरे गांव। व्हेन यू वर अवे मतलब जब तुम दूर थी, जब तुम दूसरे गांव गई थी। कर्मवीरा केम एज यूजुअल, कर्मवीरा उस मैगजीन का नाम है जिसमें काशी यात्रिक का वीकली सीरियल आ रहा है, वीकली एपिसोड आ रहा है, ठीक है। तो कर्मवीरा केम एज यूजुअल, कर्मवीरा जैसे आती है जनरली हर बार, वैसे ही आई इस हफ्ते भी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को ओपन किया। आई सॉ द पिक्चर दैट अकंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। कंपनीज मतलब कम टुगेदर, साथ में जो आती है। अम्मा बोलती है भाई मैंने मैगजीन ओपन करी, तुम तो थी नहीं यहां पर, तो मैंने क्या करा, मैंने मैगजीन को ओपन किया। मैंने देखा उसके अंदर कुछ पिक्चर छपी हुई थी, है ना। वो पिक्चर जो कि स्टोरी के साथ यूजुअली आया करती थी, जो कि कंपनी करती थी स्टोरी काशी यात्रा की। काशी यात्रा का जो भी एपिसोड आता था, पूरी कहानी लिखी होती थी, उसके साथ कुछ पिक्चर्स आया करती थी, ठीक है। वो मैंने देखी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, और बोलती है मैं कुछ भी नहीं समझ पाई जो भी लिखा हुआ था उसमें। Many times I rubbed my hands over the pages. Rubbed मतलब रगड़ना या, है ना, है ना। इन्होंने कई बार अपना हाथ फेरा। Many times I touched my hands over the pages. पेजेस के ऊपर इन्होंने कई बार अपना हाथ फेरा। Wishing they could understand what was written. इस उम्मीद में कि मेरे हाथ समझ पाए कि क्या लिखा था। वैसे तो ये एक ऐसा एफर्ट था जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला था, बट फिर भी इन्होंने कोशिश करी, क्या पता मैं हाथ फेर के पता लगा लूं क्या लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन अम्मा बोलती है मुझे पता था कि हाथ फेरने से कुछ नहीं होगा। इट वॉज नॉट पॉसिबल, हाथ फेर के समझ में नहीं आएगा कुछ क्या लिखा हुआ है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। अब इनके मन की तकलीफ जो है असली वो बाहर आती है, और वो क्या है, इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। काश मैं इनफ एजुकेटेड थी। इनफ मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट। काश मैं सफिशिएंट एजुकेटेड होती, मतलब मुझे भी पढ़ना लिखना अगर आता, काश, ठीक है। तो इनके मन में इच्छा जागी एकदम से कि यार काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो फिर मुझको ऐसा नहीं करना पड़ता। आई वेटेड ईगरली फॉर यू, मैंने तुम्हारा बहुत ईगरली, उत्सुकता के साथ, डेस्परेटली इंतजार किया मैंने तुम्हारा बहुत, कि मेरी पोती आएगी मुझे पढ़ के सुना देगी। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, तुम्हारे वापस लौटने का मैंने बहुत उत्सुकता से, ईगरली इंतजार किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे ऐसा लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए रीडिंग कर दोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मेरे मन में यह भी ख्याल आया कि जिस गांव तुम गई हो शादी के लिए वहां पर मैं आ जाऊं और तुम्हें बोलूं टू रीड फॉर मी, मेरे लिए तुम मुझे पढ़ के सुना दो, ऐसा तुम्हें वहां पर आके बोलूं मैं। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. बोलती है मैं इस गांव में, शायद जहां पर मैं रह रही हूं जिस गांव में, वहां पर भी जाके I could have asked somebody in this village, मैं इस गांव में भी किसी से बोल सकती थी to read, है ना, but I was too embarrassed to do so, लेकिन मैं बहुत ही embarrassed थी। embarrassed मतलब क्या होता है, शाय होना या ashamed होना, शर्मिंदा बोलते हैं आप जिसको हिंदी में, कि मेरे को बहुत ही शर्म आई। लेकिन ऐसी पब्लिश मतलब प्रिंटेड एंड रेडी फॉर सेल, कोई ऐसी के लिए मार्केट में अवेलेबल करा दो, डिस्ट्रीब्यूट करा दो उसको, कि वो खरीद सके उसको, इसको बोलते हैं पब्लिश कराना, ठीक है। तो ये बोलती है मैंने सीक्रेटली, चुपचाप, काशी यात्रा वाली जो किताब थी जो कि अब पब्लिश हो चुकी थी एज वन नॉवल, एक सिंगल नॉवल की तरह, बाय दैट टाइम, उस समय तक, दशहरे तक, वो मैंने खरीद ली, ठीक है। क्यों खरीदी पता चलेगा भी आपको। माय ग्रैंडमदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, अब इनकी दादी मां इनको पूजा प्लेस पे बुलाती हैं, जहां पूजा प्लेस मतलब जहां, उस जगह पर जहां पूजा चल रही हो, वर्शिप हो रही हो। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मेरे को एक स्टूल पे बैठा दिया उन्होंने। स्टूल मतलब एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मान लो, आपको पता ही होगा स्टूल आपके घर में भी यूज करते होंगे आप। शी मेड मी सिट ऑन अ स्टूल, उन्होंने मेरे को एक स्टूल पे बैठा दिया।
शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया फ्रॉक मटेरियल का। फ्रॉक मटेरियल क्या होता है? क्लोथ यूज्ड टू मेक अ फ्रॉक। मतलब दादी माँ ने इनको एक गिफ्ट दिया, किस चीज का? उस कपड़े का जिससे फ्रॉक बन सकता है। तो फ्रॉक बनवाने के लिए दादी माँ ने इनको एक कपड़ा गिफ्ट कर दिया, ठीक है। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर इसके बाद उन्होंने कुछ अजीब ही किया मेरी दादी माँ ने। शी डिड समथिंग अनयूजुअल मतलब उन्होंने कुछ अजीब ही कर दिया। क्या अजीब किया उन्होंने? शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। दादी मां ने 12 साल की पोती के पैर छुए, ठीक है। तो शी बेंट डाउन मतलब झुकना, दादी मां नीचे झुकी, एंड टच्ड माई फीट, और उन्होंने मेरे पैर छू दिए। कब छुए जाते हैं पैर? एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग यूजुअली भगवान के, एल्डर्स के अपने पैर छूते हैं, राइट, है ना। लेकिन दादी मां ने छोटी बच्ची के पैर छू दिए। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई, और टेकन अबैक का मतलब होता है शॉक हो जाना, स्तब्ध हो जाना। जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि बस आप एकदम शॉक्ड हो जाओ, जैसे हो वैसे ही बिल्कुल आप रुक जाओ एकदम से, है ना। तो जैसी दादी मां पैच हुए इनकी, बहुत सरप्राइज हुई, शी वॉज टेकन अबैक, बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई एकदम से। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, एल्डर्स यानी कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं, एल्डर्स मतलब जो बड़े होते हैं घर में, जो छोटे होते हैं वो पैर छूते हैं, जो एल्डर्स होते हैं उनके पैर छुए जाते हैं। तो एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, एल्डर्स यानी कि घर के जो बड़े होते हैं वो कभी भी घर के जो यंगस्टर्स होते हैं, जवान लोग जो होते हैं, उनके पैर नहीं छूते हैं। उल्टा चलता है सिस्टम। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हम लोग हमेशा जनरली या तो भगवान जी के, या एल्डर्स हमारे घर में, या जो टीचर्स हमारे होते हैं उनके पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम लोग उसको एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मानते हैं, हम लोग उसको एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट मानते हैं। इज्जत का एक तरह से एक सिग्नल है, एक तरह से वो एक साइन है। अगर आप किसी के पैर छूते हैं, अपने टीचर या किसी बड़े के, तो आप एक तरह से उनकी इज्जत करते हैं, बहुत एक तरह से उनको इज्जत दे रहे हैं, बहुत ये पर्पस होता है इसका, राइट। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैज हैपेंड। राइटर बोलती है ये एक बहुत ही बड़ा महान ट्रेडिशन है ना, परंपरा है, ये एक बहुत ही महान परंपरा है, कस्टम भी बोलते हो आप ट्रेडिशन को। बट टुडे द रिवर्स, रिवर्स मतलब अपोजिट, लेकिन आज तो इसका रिवर्स ही हो गया है, आज तो इसके अपोजिट ही हो गया है। बड़े ने छोटे के पैर छू दिए। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं था। राइटर बोलती है कि मुझे ये ठीक नहीं लगा। शी सेड, अब दादी मां कुछ बोलती है, देखिए क्या बोलती है। आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। दादी मां बोलती है कि भाई मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूं, अपनी पोती के पैर नहीं छू रही। तुम ये मत सोचो कि तुम मेरी पोती हो इस वक्त, तुमने मुझे सिखाया भी तो है ना, तो मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट दे रही हूं, चाहे वो 12 साल की हो। A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently. अम्मा बोलती हैं कि एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, with so much of affection, affection मतलब love and care, उसने मुझे इतने सारे affection, प्यार के साथ सिखाया, लव एंड केयर के साथ सिखाया, that I can read any novel confidently, कि मैं कोई भी नॉवल अब कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकती हूं, इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में मैं कोई भी चीज, अब कोई भी नॉवल बड़े कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूं। ऐसे टीचर को मैं पैर छू रही हूं, इसलिए छू रही हूं। और नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, फाइनली अम्मा जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, बोलती है अब मैं इंडिपेंडेंट हूं। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ये तो मेरी ड्यूटी है एक कि मैं एक टीचर की रिस्पेक्ट करूं। Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected, irrespective of the gender and age? अम्मा क्या बोलती है, बड़ी अच्छी बात है। Is it not written in our scriptures? क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स में, स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथ है ना, होली या रिलीजियस बुक्स, हमारी होली या रिलीजियस बुक्स जो होती है, ग्रंथ जो होते हैं हमारे, क्या ये उसमें नहीं लिखा हुआ दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि एक टीचर की हमको इज्जत करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और एंड एज। क्या लिखा है, बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनना इस बात को।
लिखा हुआ है कि क्या यह हमारे ग्रंथों में, होली बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ कि एक टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एज? चाहे वो इरेस्पेक्टिव मतलब रिगार्डलेस, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे उसकी कोई भी एज हो, चाहे जेंडर मतलब मेल या फीमेल, है ना, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और चाहे उसकी कोई भी एज हो, एक टीचर की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ये लिखा हुआ है, बड़ी प्यारी बात लगी मुझे, है ना। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट। मैंने भी उनको नमस्कार, ग्रीट करना मतलब, हाँ। राइटर बोलती है सुधा मूर्ति की इस बात पे मैंने उनको वापस नमस्कार किया, मतलब उनको बड़े अच्छे से ग्रीट किया, टू हर बाय टचिंग हर फीट, उनके पैर छूकर। ठीक है, मैंने भी उनके पैर छू लिए, और उनका जो नमस्कार था, उन्होंने जिस तरह से मुझे आदर से पैर छुए थे मेरे, मैंने भी वैसे उनके पैर छू लिए, उनको नमस्कार बोला, ग्रीट किया बड़े अच्छे से। एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने अपनी पहली स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट? वही जो काशी यात्री नॉवल खरीदा था उन्होंने। She opened it and read immediately the title काशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name. उन्होंने जैसे ही उसको ओपन करा तो उन्होंने पाया कि उसके ऊपर काशी यात्रे लिखा हुआ था। इमीडिएटली मतलब सडनली, एकदम से उन्होंने तुरंत उसको ओपन किया और उस पर टाइटल देखा। क्या लिखा था उसका टाइटल? काशी यात्रे, जो कि त्रिवेणी ने लिखा था, एंड द पब्लिशर्स नेम, और उस पर पब्लिशर का नाम भी लिखा हुआ था, यानी कि जिस एजेंसी ने उसको पब्लिश किया था नॉवल को, उनका नाम भी लिखा हुआ था। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ये बोलते हैं कि मुझे तब समझ में आ गया कि मेरी स्टूडेंट हैज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, कि मेरी जो स्टूडेंट है वो बड़े अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कामयाब हो गई है। फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होने का मतलब है कि उसने बड़े अच्छे से सक्सेस पाई है, यानी कि जो गोल उसने रखा था अपने लिए, वो गोल उसने अचीव कर लिया बड़े अच्छे से। ये बोलती है सुधा मूर्ति। ठीक है, और यहां पर आपके चैप्टर बच्चा पार्टी ये होता है खत्म। एक बार मुझे बताइए कैसा है, कैसा रहा ये चैप्टर आपके लिए, क्या सीखे आप इससे, और आपको कैसा लगा, ये दोनों चीजें बताइए। बताइए जी, बताइए कैसा रहा। इजी है? इजी तो ऑफ कोर्स है, लेकिन कहानी कैसी लगी? बड़ी प्यारी सी कहानी है ना, चुलबुली सी कहानी है बड़ी। बुजुर्ग लोग बड़े प्यारे से होते हैं भाई, और सच अ लवली स्टोरी इट इज ना। कितने प्यारी फुलफिलिंग सी एंडिंग है, जो कि आपको क्या सिखाती है ये भी आप लोगों को बताना। बताइए चलिए। सबसे पहली जरूरी और बात जो स्टोरी से निकल के आती है वो ये कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पढ़ने लिखने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपको ये समझ में आता है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो कैसा होता है, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, तो वो कैसा होता है, बताइए जरा मुझे, है ना। तो सबसे पहली चीज जो इंसान को, किसी को भी समझ में आती है इस कहानी के थ्रू, वो क्या आई? यस, बहुत बढ़िया, करेक्ट, है ना। तो सबसे पहली चीज जो हम सीखे कहानी से, वो क्या सीखे? एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। कैसे एजुकेशन एक इंसान को सेल्फ रिलायंट बना लेता है, आत्मनिर्भर बना देता है, इंडिपेंडेंट बना देता है, ये हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या सीखते हैं भाई? कि देखो भाई, सीखने के लिए ना, कोई भी चीज लर्न करने के लिए कोई भी एज ज्यादा नहीं होती। चाहे कोई इंसान 50 का हो, चाहे कोई 60 का हो, चाहे 70 का हो, एजुकेशन ग्रैब करने के लिए या कोई भी चीज सीखने के लिए, फॉर दैट मैटर, देयर इज नो एज दैट्स टू मच। कोई भी एज ज्यादा नहीं होती। बहुत सही बात, ये भी आप में ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं यही, है ना, देयर इज नो एज लिमिट फॉर एजुकेशन। अच्छा, एक लाइन आई बिलीव इससे गायब हुई है शायद, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं तो अम्मा बोलती हैं एक और बात, एज बार वाली बात आती है कहीं। एक मिनट, है ना, एक सेंटेंस आई बिलीव इज मिसिंग। ऐसा है क्या भाई? ऐसा है क्या? है ना, एक लाइन कहीं गायब हुई है, देयर इज नो एज लिमिट। ये तो आपने सीखा ही है बिल्कुल इससे। रुको एक मिनट, मैं देख लेता हूं, बाई चांस ऐसा हो तो। हाँ ठीक है। तीसरी चीज क्या सीखते हो आप? दो चीजें तो बिल्कुल सही है। तीसरी चीज क्या? कि एक टीचर जो है ना, वो भी किसी भी एज का हो सकता है, और आप किसी भी इंसान से सीख सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपको दुनिया का पूरा कोना छान देना है कि यार मेरे को तो उसी एक टीचर से सीखनी है ये। हाँ, यू कैन हैव योर प्रेफरेंसेस, बट आपके आसपास कोई भी टीचर हो सकता है ना, और आपको वो जो भी टीचर आपको मिलता है जो कि किसी भी एज का हो सकता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आई बिलीव जो आप उनसे सीखते हो ना, आप वो उस चीज की भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे अनलेस यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, तभी तो आप वो जो सिखाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करोगे, अदरवाइज वैल्यू नहीं करोगे उसकी बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। तो ये चीज आप लोग सीखते हैं यहां से चैप्टर डिजिटल एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस, एजुकेशन से इंडिपेंडेंस मिलती है। लर्निंग हैज नो एज लिमिट, लर्निंग की कोई भी एज लिमिट नहीं होती। एंड विद डिटर्मिनेशन एनीवन कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, अगर आपके मन में डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, तो आप कोई भी ऑब्स्टिकल पार कर सकते हैं। अगर आपके मन में डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प है, तो आप कोई भी ऑब्स्टिकल पार कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब ये इस चैप्टर के शॉर्ट समरी पॉइंट्स। अगर आप लोग को पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो ये रहे आपके नोट्स। आप में से बहुत सारे बच्चे मांग भी रहे थे कि सर नोट्स दे दो, तो ये इस चैप्टर के नोट्स हैं। ठीक है, कि अगर ये चैप्टर आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है तो आप इनके थ्रू रिवाइज कर लो। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में तीन स्लाइड्स में मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं ये। अब चलिए चलते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए हाउ डिड द नरेटर हेल्प हर ग्रैंडमदर फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। नरेटर ने कैसे मदद करी अपनी दादी मां की उनकी डिजायर, उनकी इच्छा पूरी करने में। क्या डिजायर थी? टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो चाहती थी कि वो पढ़ना लिखना सीख लें। इस डिजायर को उन्होंने कैसे पूरा करा? पोल ही कर रहे हैं भाई, चिंता ना करो, है ना, पोल ही कर रहे हैं। करिए, बताइए 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 बताइए। ठीक है, इजी पीजी आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। बहुत ही इजी। बाय रीडिंग एवरी मैगजीन टू हर फॉर एवर, बाय टीचिंग हर द कन्नड़ा अल्फाबेट रेगुलरली एंड पेशेंटली, बाय आस्किंग समवन एल्स इन द विलेज टू रीड फॉर हर, बाय टेकिंग हर टू काशी इमीडिएटली। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 90% ऑफ यू गॉट राइट यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस, इसके बाद बाकी पोल क्वेश्चंस और भी हैं अभी, बट पहले इनका जवाब दीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स कैसे बताना है? आप चैट बॉक्स में ऐसे लिखेगा 1 ट्रू या फॉल्स, जो भी आपको लगे, ट्रू या फॉल्स, जो भी आपको लगे, 3, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब। 1, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। दादी मां कन्नड़ा अल्फाबेट सीखना चाहती थी ताकि उनको इंडिपेंडेंस मिले, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, आश्रित ना रहे। सही या गलत? बताइए जल्दी से, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही, मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग इट्स ट्रू। ट्रू है, बिल्कुल सही है। द ग्रैंडमदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रे टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। जब नरेटर दूसरे गांव गई हुई थी तो दादी मां ने गांव में किसी को बोला किसी की हेल्प मांगी काशी यात्रे पढ़ के सुनाने में। सच बात है कि गलत बात है? ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कमान 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 कमान। हाँ, ये तो फॉल्स है भाई, किसी की मदद नहीं मांगी उन्होंने। शी वाज टू एम्बैरेस्ड टू डू इट। चैट। थर्ड, द नरेटर वाज द ग्रैंडमदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़ा। जो नरेटर है इस चैप्टर की, सुधा मूर्ति, वो दादी मां की पहली टीचर हैं। एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़ा, उन्होंने दादी मां को क्या सिखाया कि कन्नड़ा कैसे रीड करते हैं। ये बताइए, इसका जवाब अब क्या है? फटाफट से बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से बताओ। कमान 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 बच्चा पार्टी, कमान। ट्रू, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल, है ना, पहली टीचर है उनकी और उन्होंने ही सिखाया। द ग्रैंडमदर बिलीव दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। दादी मां ऐसा मानती थी कि सीखने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, है ना। द ग्रैंडमदर बिलीव दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। दादी मां ऐसा मानती थी कि कोई भी एज लिमिट नहीं होती सीखने के लिए। सही बात है कि गलत बात है?
सही बात है कि गलत बात है? जल्दी बताओ। फोर्थ का मुझे नहीं दिख रहा है चैट बॉक्स में आपके। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बहुत सही, क्या बात है, शाबाश यार, तुम तो सही जवाब दे रहे हो सारे। द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। दादी मां ने नरेटर के सुधा मूर्ति के यानी कि पैर छुए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एक एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर, उनके टीचर होने के नाते। सही बात है कि गलत बात है? ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ। फिफ्थ का आंसर क्या है बच्चा पार्टी? कम ऑन। फिफ्थ भाई बता दो, जल्दी से बताओ, है ना यार, ये स्टक है चैट, है ना? बिल्कुल सही, करेक्ट है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, द नरेटर वाज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंडमदर मेड इन लर्निंग टू रीड। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना, ठीक है, निराश होना। नरेटर बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी उनकी दादी मां की प्रोग्रेस के साथ, मेड इन लर्निंग टू रीड, जो उन्होंने प्रोग्रेस की थी रीड करने के लिए, जो सीखने के लिए प्रोग्रेस उन्होंने की थी, वो उससे बहुत निराश थी। सच के गलत? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है? यस, बिल्कुल गलत बात है ये तो, ऐसा नहीं है। शी वॉज एक्चुअली हैप्पी। और सेट ऑफ एमसीक्यूज कुछ जो कि आपके बेस्ड हैं एक्सट्रैक्ट के ऊपर, आपकी बुक में दिया गया होंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब वो करते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट ये है, आपको एक छोटा सा चैप्टर का पोर्शन दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये होते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स, आई वाज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट, even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Ava, is everything all right? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in northern Karnataka. She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. And in the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. ये जो है पोर्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन है, देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये वाला सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। सेंटेंस है, द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस टेल्स अस दैट द ग्रैंडमदर वाज। ये बात कि मैंने दादी मां को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये आपको दादी मां के बारे में क्या बताती है? ग्रैंडमदर वाज, ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग विल्ड। स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा मजबूत विल पावर वाला हो, एक ऐसा इंसान जो कि कभी भी हिम्मत ना हारता हो। बी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो दूसरों को समझे बड़े अच्छे से। तीसरा कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब होता है संवेदनशील, जो दूसरे की परेशानी को समझे, ये समझ पाए कि दूसरा भी खुश है कि दुखी है, उसको बोलते हैं कंसिडरेट। एंड ऑप्शन डी बोल्ड। बोल्ड मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। एक ऐसा इंसान जो कि जिसको आप कभी भी रोते हुए ना देखो, इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। वो किस तरह का इंसान होता है, क्या होता है उसके अंदर, आप इनमें से क्या बात मानोगे फिर उसके अकॉर्डिंग? तो करेक्ट आंसर इससे हमको ये पता चलता है बच्चा पार्टी दैट शी वाज स्ट्रॉन्ग विल्ड। उनकी जो विल पावर थी वो बहुत ही मजबूत थी, ऐसे हिम्मत नहीं हारती थी वो। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर भाई, है ना? 83% ऑफ गॉट इट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ये वाला देखते हैं, बी पार्ट। ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑल राइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू डैश टू रिस्पॉन्ड। दादी मां ने जवाब ही नहीं दिया जब नरेटर ने पूछा दादी मां से कि दादी मां क्या बात है, व्हाट हैपेंड। तो दादी मां ने कुछ बोला नहीं, बस नॉड किया, उन्होंने गर्दन हिलाई अपनी, है ना? क्यों? पॉसिबली ऐसा क्यों है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया? क्योंकि शी वॉज टू डैश टू रिस्पॉन्ड। टू इमोशनल या टू टायर्ड, क्या लगता है आपको? दो ही ऑप्शन है, ए बी, बताइए। बिकॉज शी वॉज टू इमोशनल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। कभी कभी जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, हमारा गला भरा होता है, हम शायद जवाब ही नहीं दे पाते। और कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं ना, तब भी पॉसिबली ऐसा होता है। तो आपको क्या लगता है यहां पर क्या सिचुएशन है दोनों में से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन बताइए भाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही। मेजॉरिटी ऑफ यू आर गिविंग इट, आर रिस्पॉन्डिंग टू इट करेक्टली। बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी इज ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, इमोशनल। ठीक है, इमोशनल, बहुत अच्छे।
फैंटास्टिक, क्या बात है। आप में से कितने सारे बच्चों ने सही जवाब दिया? ठीक है, नियरली 93% ऑफ यू गॉट राइट यार, क्या बात है, शाबाश। नेक्स्ट, अब ये दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके इस वाले एक्सट्रैक्ट में। आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। आपके इस पूरे चैप्टर में कहां क्या कोई ऐसा क्लू है जो आपको ये बताता है कि ये जो पूरा स्टोरी चल रही है ये एक रूरल सेटिंग में चल रही है जहां पर ट्रेडिशनल कस्टम्स हो, मतलब एक गांव देहात का एरिया है जहां पर काफी सारे चलते आ रहे हैं परंपरा, काफी सारे रिवाज चलते आ रहे हैं पुराने समय से। क्या कोई भी ऐसी लाइन है चैप्टर के अंदर? हाँ, कई सारी लाइन है इनफैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट से हमको देखना हो अगर, तो देखो हाँ ये देखो यहां पर, इन द नाइट वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम लोग अपने घर के ऊपर जो खुला टेरेस था, खुली छत थी, ये यूजुअली शहरों के घर में तो नहीं होते। ये जो ओपन टेरेस वाली बात है ये दिखाता है आपको कि यहां पर गांव देहात का माहौल है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टैब्लिश अ टेंडर एटमॉस्फेयर। टेंडर मतलब सॉफ्ट। इस चैप्टर में, इस चैप्टर को छोड़ो, स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट में कौन सी ऐसी लाइन से जो दिखाती है कि माहौल जो था बहुत ही सॉफ्ट था, ठीक है, टेंडर था। तो कौन सी बात से पता चलता है? देखो ये वाला, देखो ये थर्ड का ये आंसर है। और ये वाला देखो, इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, एवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू हर, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। ये पूरा ही मान लो, स्पेसिफिकली यहां तक जहां तक मून लिखा हुआ है वहां से आपको पता चलता है ना, कि बड़ा सॉफ्ट टेंडर सा एटमॉस्फेयर था, माहौल बड़ा अच्छा था, फुल मून की नाइट थी, समर नाइट थी, राइट। तो आप, ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया बच्चा पार्टी, है ना। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर्स भी मैंने यहां पर टैग कर दिए आप लोग के लिए, ये रहे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इन चारों में से कौन सी बात इस एक्सट्रैक्ट के अंदर एम्फसाइज नहीं की गई है, यानी कि किस बात के बारे में इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जोर नहीं दिया गया, किस बात के बारे में या किस बात के बारे में बात ही नहीं हुई है। ठीक है, बताइए। द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर। इमोशनल टर्मोइल, टर्मोइल मतलब जो इमोशनल सिचुएशन से अम्मा गुजर रही हैं, केओटिक टर्मोइल मतलब होता है जब बहुत ज्यादा केओस हो रहा हो। तो जो इमोशनल टर्मोइल से अम्मा गुजर रही हैं, क्या उसके बारे में बात नहीं हुई है? दूसरा, द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हर ग्रैंडमदर। दादीमा और उनकी पोती के बीच में जो प्यारा सा बॉन्ड है उसके बारे में। सी, द ग्रैंडमदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। दादीमा का जो रिग्रेट है, दादीमा को जो पछतावा है कि उनको एजुकेशन नहीं मिली अभी तक, क्या उसके बारे में बात नहीं हुई है यहां पर? या डी, द नरेटर्स कंसर्न फॉर अ ग्रैंडमदर, या ये कि दादी, ये जो नरेटर है सुधा मूर्ति, उनका जो कंसर्न है दादीमा को लेके। तो करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? आपको ये बताना है इन चारों बातों में से कौन सी बात के बारे में, कौन सी चीज के बारे में, या कौन सा ऑप्शन ऐसा है इनमें से जिसके बारे में बात ही नहीं हुई है इस एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी है, द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। इस एक्सट्रैक्ट में दादी मां ने अपने एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करी है। इससे अगले आगे जो पोर्शन आएंगे वहां पे उन्होंने बताया कि भाई मैं बहुत परेशान हुई, मैं पढ़ नहीं पाई वगैरह, वो डिटेलिंग जो हुई ना वो इसके बाद हुई। इस वाले एक्सट्रैक्ट में स्पेसिफिकली अगर देखें तो सिर्फ इस पॉइंट के बारे में बात नहीं हुई है, बाकी सब पॉइंट्स के बारे में बात हुई है। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें आप लोग फंसे थोड़ा सा, बट इट्स ओके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, नो वरीज। दूसरा देख लो अब एक्सट्रैक्ट, एक बार स्टैंडिंग्स दिखा दूं आप लोगों की, देखो स्टैंडिंग्स देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो बच्चा पार्टी देखो, सबसे पहले विनायक साहू इज लीडिंग द चार्ट्स अभी भी, जमीर, मोहम्मद फरहान, वेल डन। अनुश्री, कौशिक पांडे, क्षितिज, आयुष कुमार सिंह, अंशु मिश्रा, गगन सरियम एंड प्रत्यय झा, वेल डन यार, टॉप 10 को बधाई हो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं उन सबको भी बधाई हो। इट्स ओके अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो या गलती हो गई हो कहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। टर्मोइल मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज, जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज से हो, परेशान से हो, किसी कारण से आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस महसूस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं टर्मोइल में हो आप। ठीक है, ओके। दूसरा एक्सट्रैक्ट देखो, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग
day during Dussehra as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. However, at the age of 62, you want to learn the alphabet. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. और वो बोलती है कि लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं होती. ये वाली लाइन आई बिलीव शायद हमारे चैप्टर में गलती से मिस आउट हो गई थी. अब देखो, what does the grandmother statement I want to be independent reveal about a character? दादी माँ ने ये बात जो बोली, क्या बात, कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूं, ये उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको क्या बताता है? बताइए. ऑप्शन ए, शी वॉन्टेड टू बी लिटरेट, वो पढ़ना लिखना चाहती थी. बी, शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती हैं. सी, शी वांट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स, वो अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करना चाहती हैं बाकी लोगों को. या डी, शी फील्स प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न, वो सोसाइटी के द्वारा बहुत ही प्रेशर्ड महसूस करती हैं कि मैं सीख सकूं. बताइए, सोच के जवाब दीजिएगा. क्या बोला है किसी ने कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं. अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप उसके बारे में क्या समझते हो? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब, है ना? क्या रिवील करता है उनके बारे में? करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सिंपल है, आई बिलीव, है ना? बहुत ही इजी है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं. अगर कोई बोल रहा है कि यार मैं डिपेंडेंट होना चाहता हूं, तो इसका मतलब, अगर कोई बोल रहा है मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं चाहते हो ना, आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, यानी कि आप हर काम खुद कर सको, बेसिकली ये ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट, द ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो डैश. दादी मां का जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, उससे क्या पता चलता है? उससे यह पता चलता है कि लर्निंग हैज नो डैश, लर्निंग हैज नो एज लिमिट, नो जेंडर बायस, नो कल्चरल बैरियर्स. जेंडर बायस, जेंडर मतलब होता है लिंग, मेल या फीमेल. बायस मतलब होता है पार्शियलिटी. ठीक है. अगर जेंडर के बेसिस पे किसी के मेल या फीमेल होने की वजह से उनके साथ पार्शियलिटी की जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं जेंडर बायस. ठीक है. डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन नहीं, व्हाट डू यू कॉल इट, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर. अब करेक्ट आंसर क्या बच्चा? अच्छा, कल्चरल बैरियर्स. द लर्निंग हैज नो कल्चरल और बैरियर्स मतलब रुकावट. कल्चर के बेसिस पे कोई रुकावट नहीं होती लर्निंग में, ये मतलब. तो करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन ए, जैसा हम बोलती हैं कि एज बार नहीं होता कोई लर्निंग के लिए, सीखने के लिए कोई भी एज बार नहीं होता है. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली विद रीजन. रीजन के साथ इसको कंप्लीट करिए. सबसे पहले ये वाला, द नरेटर laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet. नरेटर बहुत हंसती है अपनी दादी मां के ऊपर जब वो डिसीजन लेती है कि मैं अल्फाबेट सीखूंगी एट द एज ऑफ 62. क्योंकि बिकॉज बताइए क्या कारण है कि ये हंसती है दादी मां के ऊपर? है ना? बड़ा सिंपल सा रीजन है. चैट बॉक्स में दो जवाब जल्दी से. क्यों हंसती है अपनी दादी मां के ऊपर जब इस बोलती है दादी मां कि मैं सीखूंगी, अब अल्फाबेट सीखूंगी कन्नड़ा भाषा का? हाँ, बिकॉज शी फील्स, क्योंकि इसको लगता है दैट ग्रैंडमदर इज टू ओल्ड टू लर्न. क्योंकि इसको लगता है कि दादी मां बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी हैं कुछ भी नई चीज सीखने के लिए. हम लोग को अक्सर लगता है ना ऐसा, तो इसलिए इसको भी ऐसे लगता है बच्ची को. नेक्स्ट, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर के द्वारा डिस्प्ले की गई कोई भी दो क्वालिटीज बताओ. बहुत सारी क्वालिटीज उन्होंने दिखाई, लेकिन कोई भी दो क्वालिटीज आपको बतानी है. बताइए. लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय ग्रैंडमदर. बताइए, व्हाट आर द टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय ग्रैंडमदर? कोई भी दो क्वालिटीज दिखाइए, है ना? अब आप देखो, दादी मां बहुत बुजुर्ग होने के बावजूद भी नई चीज उन्होंने सीखनी चाहिए, नई चीज सीखने के लिए बहुत मेहनत करी, है ना? तो मेहनत में एक दृढ़ संकल्प भी मैंने बनाया कि मैं सीख के रहूंगी, डेडलाइन अपने सेट करी और तब तक काम अचीव करा, अपना सीखा पढ़ना लिखना उन्होंने एट द एज ऑफ 62. तो क्या क्वालिटीज निकाल सकते हो आप? बताइए फटाफट से, जल्दी से बताओ, कमान,
है ना। देखो एक क्वालिटी बड़ी सिंपली जो आप मान सकते हो वो ये कि यार वो दृढ़ संकल्प था उनके मन में, डिटर्मिनेशन थी, उन्होंने जो इरादा बना लिया एक बारी वो बना लिया, ठीक है। फियरलेस थी, फियरलेस थी, फियरलेस मतलब कोई भी नया काम करने से डरती नहीं थी, ठीक है। उससे अलग और क्या बोल सकते हो दादी मां के बारे में, एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर है उनका, है ना। कैसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन द सेंस फियरलेस और डिटर्मिनेशन, ये दोनों ही मान लो क्वालिटी। और क्या, इमोशनल भी है, बिल्कुल सही बात है, इमोशनल भी हैं वो, भावुक भी हैं। और क्या बताओगे भाई, बहादुर हैं, ठीक है ना। और क्या, सेल्फ रिस्पेक्टेड, हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके अंदर, ठीक है, सेल्फ एस्टीम है उनके अंदर, बहुत अच्छे, है ना भाई। उन्होंने जब मदद चाहिए थी उनको किससे मदद नहीं मांगी, हार्ड विल्ड है, बिल्कुल सही बात है वो। आप इससे डिटर्मिनेशन एक ही बात है, डिटरमाइंड है या हार्ड विल्ड है एक ही बात है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल वाली है, हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी, ये भी बात सही है। कोई भी दो बतानी थी, आप इनमें से कोई भी दो बता दो, हार्ड वर्किंग तो है ही, डेफिनेटली है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग assumptions अबाउट हर ग्रैंडमदर। हम कैसे ये बोल सकते हैं कि जो नरेटर है वो कुछ assumptions बना रही है अपनी दादी मां को लेकर, उसने कुछ एज्यूम कर लिया अपनी दादी मां को लेकर। क्या, देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब उसने ऐसा बोला ना बच्ची ने, ये वाला देखो, ये यहां से यहां तक आपका जवाब छिपा हुआ है। Yet I laughed at her. राइटर ने फिर भी हंसा अपनी दादी मां के ऊपर। Ever at the age of 62 you want to learn alphabet? 62 ईयर की एज में आप अल्फाबेट सीखना चाहते हो? All your hair hands wrinkled, where you wear spectacles, आप बहुत काम करते हो किचन में, ये सब। I made fun of the old lady, she just smiled. है ना। अब इससे आपको क्या पता चलता है, उसने क्या assumption बनाया कि ओल्ड एज में नई चीज नहीं सीखी जा सकती। इस बच्ची ने अपने मन में ये assumption बना लिया, नई चीजें सीखने के लिए तो यंग एज चाहिए होती है, यंग एज में सीखते हैं सब लोग नई चीजें, है ना। तो ये assumption उसने बना लिया कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं वो नई चीज नहीं सीख सकते, ये उसने अपने आप अज्यूम कर लिया, अपने आप से ये सोचा कि यार ऐसा ही होता होगा, ठीक है, 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 ठीक है। ये आपके हो गए बच्चा पार्टी क्वेश्चंस। अब चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एनसीईआरटी, जो आखिरी में क्वेश्चन 2 आपकी बुक में है, उन क्वेश्चन के आंसर्स फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में दीजिए। हियर आर द क्वेश्चंस। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो मैं पोल की फॉर्म में भी करा दूंगा आपको। देखो, why did the grandmother feel embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away? दादी मां को एम्बेरसमेंट यानी कि शर्मिंदगी क्यों हुई किसी और से मदद मांगने में, टू रीड टू हर, कि वो उनको काशी यात्री नॉवल पढ़ के सुना दें, while the narrator was away, जब नरेटर सुधा मूर्ति अवे थी, दूसरे गांव गई हुई थी। बताइए क्यों। सिंपल आंसर है, बहुत बड़ा सिंपल सा आंसर है भाई। क्यों उनको शर्मिंदगी हुई होगी, सोचो एक सेकंड के लिए अपने आप को उनकी जगह रख के देखो। तो उनको शर्मिंदगी पॉसिबली इसलिए हुई होगी बिकॉज शी वॉज टू अशेम्ड टू लेट एनीवन नो दैट शी वॉज इलिटरेट। शायद उनको इस बात पे शर्मिंदगी हुई होगी कि बाकी लोगों को ये पता चल जाएगा, अगर वो उनसे मदद मांगेंगी रीड एंड राइट करने के लिए या रीड करने के लिए काशी यात्रे, तो बाकी लोगों को ये पता चल जाएगा दैट शी वॉज इलिटरेट, वो इलिटरेट है, और शायद वो उनका मजाक उड़ाए, इसलिए पॉसिबली उनको शर्मिंदगी हुई, है ना। इसीलिए फाइन, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। और लोग उनको जज करेंगे, बहुत सही जवाब है ना। लोग उनके ऊपर हंसेंगे, दिल लाफ एट हर, दिल मेक फन ऑफ हर, दिल जज हर, ये जवाब भी सारे सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट, why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? ऑथर इनिशियली हंसती क्यों है जब दादी मां को देखती है, अपने मन में एक संकल्प करते हुए कि मैं 62 की एज में नया अल्फाबेट सीखूंगी, इस बात पे हंसती क्यों है ऑथर सुधा मूर्ति या नरेटर जिन्होंने स्टोरी को नरेट भी किया है, ऑफ कोर्स, क्यों, बताइए। बताइए बताइए बताइए। शी वॉज ओल्ड, हाँ बिकॉज शी वॉज ओल्ड, हमने भी जस्ट डिस्कस किया इसका आंसर इन अ वे, क्योंकि इनकी दादी मां 62 ईयर ओल्ड थी और इनको ये लगता था कि इतनी ज्यादा एज में कोई इंसान सीख नहीं सकता कुछ, possibly because she assumed, yes, she had an opinion that someone who's as old as her grandmother, that is 62-year-old, is possibly not able to learn something new, या will possibly not be able to learn something new,
ठीक है, इनको ये लगता था कि दादी माँ बहुत बुजुर्ग है और शायद उस एज में कोई कुछ नया सीख ही नहीं सकता, और कोई अगर बोल रहा है ऐसा तो शायद वो मजाक कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे हैव इन द ग्रैंडमदर्स लाइफ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दादी माँ के जीवन में काशी यात्रा की जो कहानी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप मुझे बता दो इसके थ्रू, क्वेश्चन एक पोल के थ्रू बताइए। दादी माँ जो है उनकी लाइफ में काशी यात्रा की जो कहानी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, बताइए। It makes her want to travel immediately to Kashi. It becomes the reason for her desire to become literate and independent. It teaches her how to cook better. It makes her stop talking to her friends. बताइए 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 बताइए। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका वैसे, बट काशी यात्रा की जो कहानी है, इस कहानी के अंदर एक और कहानी है ना काशी यात्रा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, उसका क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम देखें इस कहानी के नजरिए से तो क्या इंपॉर्टेंस है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। इट बिकम्स द रीजन फॉर हर डिजायर टू बिकम लिटरेट एंड इंडिपेंडेंट। असल मायने में काशी यात्रा ही है जिसकी वजह से दादी मां को अल्टीमेटली एक इच्छा जागी, एक डिजायर जागी कि मैं पढ़ लिखना लिटरेट बनूं, मैं पढ़ लिख मतलब पढ़ना लिखना सीखूं और इंडिपेंडेंट बनूं, आत्मनिर्भर बनूं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वंडरफुल। ठीक है, नेक्स्ट, What does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? दादी माँ की जो इच्छा है कि मैं कन्नड़ा अल्फाबेट सीखूं, ये उनके बारे में क्या बताता है आपको? रिफ्लेक्ट अबाउट हर मतलब उनके बारे में क्या बताता है आपको? She wants to compete with the narrator, वो नरेटर के साथ compete करना चाहती है, कंपटीशन करना चाहती है अपनी पोती के साथ। She is determined, courageous and eager to become independent, वो बहुत ही दृढ़ संकल्प वाली है, बहादुर है और ईगर है टू बिकम इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। She wants to become a famous writer. She is unhappy with her family. बताइए 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 बताइए। बताइए बताइए बताइए। करेक्ट आंसर इज बच्चा पार्टी ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। वो डिटरमाइंड है, करेजियस है, बहादुर है और ईगर है नई चीज सीखने के लिए कुछ, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वट लेसन कैन वी इन्फर फ्रॉम ग्रैंडमदर टचिंग द नरेटर्स फीट? हम क्या सीख ले सकते हैं दादी माँ से? दादी माँ का जो एक्शन है कि उन्होंने अपनी पोती के पैर छुए, नरेटर के पैर छुए, इससे हम क्या सीख ले सकते हैं, बताइए। ओनली एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, सिर्फ एल्डर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अ टीचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर, एक टीचर की चाहे जो भी एज हो, चाहे जो भी जेंडर हो, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। यंग पीपल शुड नेवर टीच एल्डर्स, छोटे बच्चों को कभी भी एल्डर्स को टीच नहीं करना चाहिए। या फैमिली मेंबर शुड नॉट टीच वन अनदर, या फिर फैमिली मेंबर्स को कभी भी एक दूसरे को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। बड़े इंटरेस्टिंग से है ना। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अ टीचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर, जेंडर या एज को छोड़ के टीचर रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, चाहे उसका कोई भी एज हो, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो। ठीक है, ओके, आगे चलिए। ये वाली लाइन बताइए, एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अगर आप एक अच्छे काम के लिए कोई डिटर्मिनेशन करते हैं अपने मन में, तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल ओवरकम कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या आप इस लाइन से समझते हैं? क्या लाइन आपको ये बताती है? बेसिकली आपको बताना है। डिटर्मिनेशन हेल्प्स अ पर्सन ओवरकम डिफिकल्टीज, डिटर्मिनेशन एक इंसान की मदद करता है डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में। ऑब्स्टेकल्स आर इंपॉसिबल टू ओवरकम, ऑब्स्टेकल्स बहुत मुश्किल होती है ओवरकम करना। ओनली यंग पीपल कैन लर्न न्यू थिंग्स, सिर्फ नए नौजवान लोग ही नई चीजें सीख सकते हैं। गुड कॉजेज डू नॉट रिक्वायर हार्ड वर्क, अच्छे काम में हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती। बताइए बताइए, सिंपल है, बिलीव आई बिलीव आंसर बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल आंसर है।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑब्स्टेकल्स आर सॉरी बी नहीं, ए। डिटर्मिनेशन हेल्प्स पर्सन ओवरकम डिफिकल्टीज, डिटर्मिनेशन अगर मन में है तो एक इंसान कोई भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस? ये स्टोरी कैसे हाईलाइट करती है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू होती है पर्सनल डिपेंडेंस को सपोर्ट करने में। मतलब इन शॉर्ट इसका क्या है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप पर्सनली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप इंडिपेंडेंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। आप किसी पे आश्रित नहीं होंगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये चैप्टर कैसे हाईलाइट करता है इस बात को? ऑप्शन ए, इट शोज दैट एजुकेशन हेल्प्स पीपल डिपेंड लेस ऑन अदर्स। It shows that education is useful only for earning money. It shows that only children should study. It shows that reading novels is more important than all other work. जवाब दीजिए। मैं इसको वैसे थोड़ा और डिटेल में और बताऊंगा इसका आंसर, पर चलो फिलहाल के लिए आप बता दो ये चैप्टर कैसे हाईलाइट करता है एजुकेशन की वैल्यू इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। पर्सनल इंडिपेंडेंस को कैसे सपोर्ट करता है एजुकेशन? तो चैप्टर में आप पाते हो कि एक लेडी है जो कि पढ़ लिखना जिनको नहीं आता, लेकिन वो अपनी पोती पे डिपेंडेंट है किताब को रीड करने के लिए। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उनके मन में एक इच्छा जागती है, जब उनकी पोती दूसरे गांव जाती है एक शादी के लिए, कि उनके मन में इच्छा जागती है कि यार मैं डिपेंडेंट हूं अभी पढ़ने लिखने के लिए किसी और पे, मैं खुद ही क्यों ना सीखूं पढ़ना लिखना। और वो पढ़ना लिखना खुद से सीखती हैं और फिर अल्टीमेटली वो खुद रीड कर पाती हैं, अपनी जो उनकी इच्छा है नॉवल को रीड करने की उसको खुद से पूरा कर पाती हैं। तो पूरी स्टोरी बड़ी स्ट्रांगली हाईलाइट करती है कि अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते। और ये स्टोरी आपको जो लिखी गई है, जिसमें दादी माँ के थ्रू आपको ये बताया गया है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, यही आपके क्वेश्चंस थे सारे जो मैंने आपको करा दिए हैं। एक बारी आपकी क्या स्टैंडिंग्स है वो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। आपकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे ये सब हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ओके। तो क्या स्टैंडिंग्स है बच्चा पार्टी? गौरव कलेता, अरे नए चैप्टर चैंपियंस आ गए हैं। अर्णव राय एंड क्षितिज अनडिफाइंड, कार्तिक कुमार, गगन सरियम, रौनक वर्मा, दिव्यांशी गुप्ता, रहमत सूर्या, विवेक एंड आन्या शर्मा। वेल डन भाई, टॉप 10 को बधाई हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए एज्यूम टुडे आज, है ना। मुझे लग रहा है कुछ पोल क्वेश्चंस अभी रजिस्टर नहीं हुए, बट नॉनदलेस हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आई होप आपको खूब सारा मजा आएगा। एक प्यारी सी कहानी है थी और आपको बड़ा सारा कुछ सिखा के भी गई। सर व्हाट इज द रियल नेम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडमदर? कृष्टक्का, दादी माँ का जो नाम है वो कृष्टक्का दिया गया आपके चैप्टर में। प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए बच्चे आपको? इन क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ना, ये मैंने ऑलरेडी वहां पर हाईलाइट किया हुआ है आंसर। आप देखो जहां पर हमने क्वेश्चन किया, अभी पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, मिल जाएंगे इनके आंसर। क्वेश्चन का आंसर 30 to 40 वर्ड्स में चाहिए, 30 to 40 वर्ड्स में ही है ना। बेसिक आंसर है बिल्कुल सारे क्वेश्चंस का। लिटरेट का इलिटरेट और लिटरेट दो वर्ड होते हैं। लिटरेट, लिटरेट मतलब होता है जिसको बेसिक पढ़ना लिखना और बोलना है किसी भी भाषा को, उसको लिटरेट बोलते हैं। एजुकेटेड क्या होता है? एजुकेटेड से एक स्टेप आगे होता है, जिसको ना सिर्फ पढ़ना लिखना आए, भाषा को समझना है, बल्कि वो भाषा को यूज करके और भी बहुत सारी चीजें कर ले, है ना। लेकिन जिसको सिर्फ पढ़ना लिखना आए, भाषा को जो पढ़ना जानता हो, बस लिखना जानता हो, बेसिक बोलना जानता हो, उसको लिटरेट बोलोगे। साक्षर बोलते हैं हिंदी में उसको। और इलिटरेट का मतलब जिसको ये काम ना आए, अनपढ़ बिल्कुल। ठीक है, मतलब जो इंसान लिटरेट है जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड भी मानोगे आप उसको। एजुकेशन आई थिंक मोर, इसमें एजुकेशन में और डिटेलिंग होती है बेसिकली। कौन सा क्वेश्चन समझना है बच्चा पार्टी? दिव्याता, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। इस लाइन का क्या मतलब है भाई? बड़ा क्लियरली समझ में आ गया होगा ना आपको चैप्टर के टाइम पे कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए लगे हुए हैं, आपने मन में अपना दृढ़ संकल्प बना लिया है, तो आप बड़े आराम से उस ऑब्स्टेकल को पार कर लोगे जो भी आपके रास्ते में है। ये सिंपल सा मतलब है। जैसे एग्जाम्पल इसमें कोट करो दादी माँ का, है ना। वो पढ़ना लिखना सीखना चाहती थी, एट द एज ऑफ 62 एक चैलेंज है करना, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। एक यंग टीचर 12 साल की पोती की हेल्प से कर लिया, और सोचो, है ना। ओके, मीनिंग ऑफ बैरियर, बैरियर मतलब होता है रुकावट। बैरियर्स एक जगह था ना, कल्चरल बैरियर्स, तो कल्चरल या कल्चर की वजह से जो रुकावटें आती हैं बेसिकली वो, है ना। बैरियर का सिंपली मतलब कोई भी रुकावट। ओके, ऑब्स्टेकल्स क्या होता है? ऑब्स्टेकल का मतलब भी रुकावट होता है भाई।
डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रैंडमा की, ये बता चुके हैं हम, डिस्कस कर चुके हैं इसको। ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल का क्या मतलब है, तो ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, ओवरकम मतलब जीत पाना। किसी भी रुकावट के ऊपर आप जीत पालोगे, किसी भी रुकावट की वजह से आप रुकोगे नहीं, ये मतलब है। ठीक है, 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 ठीक है। आई एज्यूम आपके ज्यादातर डाउट्स मैंने एड्रेस कर दिया, आई बिलीव यही डाउट्स थे। इसके साथ हम पहुंचते हैं बच्चा पार्टी हमारे पहले चैप्टर के एंड पर सक्सेसफुली। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेल डन। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। आप एक बहुत ही प्यारी ऑडियंस है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, एंड आई एम एज्यूमिंग अगर हम वन ऑन वन एक ऑफलाइन सिनारियो में मिलते शायद, तो आपसे और बहुत सारे डिस्कशन हो पाते हैं, जिससे मुझे समझ में आता है कि आप काफी मैच्योर्ड भी है। बट नॉनदलेस जैसा हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें हम एक बॉन्डिंग डेवलप करेंगे। और पहले चैप्टर खत्म होने पे, हमारी दूसरी क्लास खत्म होने पे, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एक्साइटेड कि आप लोगों के साथ पूरे साल में रहने वाला हूं। और हमारी एक और क्लास है अब वेडनेसडे को, है ना। अब शेड्यूल जो है थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, हर हफ्ते कुछ टेंटेटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो इस हफ्ते हमारी एक और क्लास है ऑन वेडनेसडे, हम लोग वेडनेसडे को फिर से मिल रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से, जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, कि अगर आपकी कोई भी हैप्पी मेमोरीज हैं अपनी दादी माँ, अपने दादू के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ फॉर दैट मैटर, और आप उसको शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, आई लव टू नो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ उसको शेयर करोगे। तो डू शेयर देम इन द कमेंट्स में शेयर कर देना, चाहे मुझे टैग कर देना। सोशल मीडिया साइट्स बहुत सारे आप लोगों के पास हैं, तो चाहे वहां पर रीच आउट कर लो, चाहे मुझे यहां पर कमेंट्स में बता देना आप। आई लुक फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्सेज, आपके रिस्पॉन्सेज का हमको इंतजार रहेगा, ठीक है। यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग अहेड। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपना इवनिंग स्पेंड करिए। एक और क्लास आपकी है, उसको अच्छे से करिएगा। हम मिलते हैं वेडनेसडे को बहुत जल्दी एक दूसरी टॉपिक के साथ, एक और अगले टॉपिक के साथ, जहां पर